सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम सीधे जीन और क्रोमोजोम्स पर चले जाएंगे ताकि ये बातें समझ आए कि हम जो पूरी जो अभी तक की बायोटेक्नोलॉजी की इसके आगे की सारी अवधारणाएं, सारी तकनीकें इसी पर होंगी। तो आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लिक अम्लों की बात। अब देखें ये कहां पाए जाते हैं, नाम से पता है नाभिक में, केंद्रक में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं, अब इन पे थोड़ी और चर्चा। देखिए इनके प्रकार, तो दो प्रकार, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए में इनका हमने विभेद कर दिया, इनको दो टुकड़ों में बांट दिया। आरएनए क्या, तो आरएनए हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए होगा डीऑक्सी, इसमें से ऑक्सीजन हटा दिया गया जब आरएनए में से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के हो गए, इनके बारे में थोड़ी विशेष चर्चा करें। तो देखें इसकी चर्चा हम इस प्रकार करें कि आरएनए पढ़ने से पहले जरा डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले डीएनए के बारे में पढ़ें, ठीक। तो ये जो ये जो आप न्यूक्लिक एसिड देख रहे हैं वस्तुतः ये भी एक प्रकार के प्रोटीन ही है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन यानी वस्तुतः ये भी क्या है, अगर देखेंगे तो ये भी अमीनो एसिड। अब थोड़ी सी चर्चा इन पर शुरू करें। देखिए हम शुरू करते हैं इस बात को समझाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमें मानव कोशिका के स्तर से शुरू करके आगे तक जाना पड़ेगा। इस चित्र को जो मैं इसको जरा ठीक से समझ लें। देखिए यहां पर हमारे पास हमारा ये मानव कोशिका, इसका एक महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण अंग केंद्रक। केंद्रक के अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। बाहर यहां पर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब अगर देखें तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस है। गुणसूत्र जब हमने देखा इनको खोल करके, तो मैं अब इस गुणसूत्र को दिखा रहा हूं आपको। ये गुणसूत्र कुछ ऐसे दिखे, मैं और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं थोड़ा बड़ा सा ताकि समझ आए। ये कुछ इस तरह की संरचनाएं थी, इनके अंदर कुछ लपेटे हुए सन। अब ये गुणसूत्र अकेले इस तरह के नहीं थे, ये थे कैसे, वास्तव में ये ऐसे थे। जरा देखिए एक्स के रूप, मैंने जान के भी एक बनाया था ताकि कुछ संरचनाएं समझा सकूं। तो एक भुजा जो होगी ये वाली थोड़ी बड़ी होती है और दूसरी वाली थोड़ी छोटी होती है। ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ठीक है। अब इन सब पर थोड़ी थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। अब देखिए ये बड़ा लॉन्ग आर्म, ये छोटा आर्म, ये जो बीच का बिंदु है इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। अभी हम सिर्फ ये आप बात किसकी कर रहे हैं, अभी चर्चा चल रही है गुणसूत्र की। अभी गुणसूत्र खोलेंगे हम, फिर देखेंगे उसके नीचे की क्या संरचना है। तो अभी हम पहुंचे कहां हैं, अभी हम पहुंचे हैं सेल के केंद्रक से क्रोमोसोम तक और उसकी संरचना जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा मैं लेता हूं, जैसे इसकी बात करूं तो इधर के जो किनारे होते हैं इन्हें टेलोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलोमेयर।
ठीक है, टेलोमेयर के बारे में हमें सबसे बाद में जानकारी मिली और ऐसा माना जाता है जब हमने गुणसूत्रों के बारे में चर्चाएं शुरू की तो टेलोमेयर सबसे बाद में पढ़ा गया, टेलोमेयर सबसे बाद में पढ़ा गया। और जब अब इनके अंदर घुसने की हमने कोशिश की, इनके अंदर इन्हें हम ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे हम क्रोमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गई। अब आते हैं इनको खोलने का काम करते हैं। जब हमने इन्हें खोला तो ये जो आपको मैंने दिखाया ये वाली जो संरचना है ये, इसको हमने खोलने की कोशिश की तो देखिए ये कुछ इस तरह से खुल के बाहर आए, धागे के रूप की लपेटी हुई गुथी हुई कुछ संरचना ऐसे करके, बहुत गुथी हुई संरचना, और एक गोल प्रोटीन, इसे हम कहते हैं स्टोन। स्टोन के ऊपर स्टोन नाम का एक प्रोटीन है, गोल आकार है इसका, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये, और इसके ऊपर ये धागे नुमे वाली संरचना लपेटी हुई है। जैसे अब आगे चले, जैसे आपने देखा होगा जो धागा सिलाई वाला धागा होता है वो एक गत्ते के ऊपर लपेटा, तो हिस्टोन के नामक प्रोटीन के ऊपर एक, देखिए फिर प्रोटीन आ गया, कितना महत्वपूर्ण पदार्थ है शरीर का। तो जब हमने इसको आगे और खोलने की कोशिश की तो हमें कुछ ऐसा दिखा और कुछ ऐसा दिखा, ऐसा। ये द्विकुंडलीय या हेलिकल शेप हमें दिखा। जरा बातें कर लेते हैं इसको। ये द्विकुंडलीय संरचना दिखी और खोला और खोल करके इसे पढ़ने की कोशिश की तो देखिए ये जो खुली हुई संरचना यहां पर थी ये आपकी डीएनए, क्या कह सकते हैं कि क्रोमोजोम किसका बना हुआ था? डीएनए का बना हुआ था। तो डीएनए से बना हुआ क्रोमोजोम ये हिस्टोन पे लपेटा हुआ है, और जब हमने इसको खोला तो ये डीएनए की संरचना कैसी आई आगे हमें, जब हमने वाटसन एंड क्रिक ने हमें इसकी संरचना के बारे में बताया तो उन्होंने दिखाया कि ये संरचना कुछ ऐसी है। सीढ़ी नुमा संरचना। अब अगर थोड़ा सा फिर ऊपर जाएं, गुणसूत्रों की बात करें तो मनुष्यों में आपको पता है 23 जोड़ी, जोड़ी इसलिए एक माता से और एक पिता से प्राप्त होती। अभी जो 23 जोड़ी हैं इनमें अगर कोई गड़बड़ी आ जाए, इन क्रोमोजोम में गड़बड़ी आ जाए या डीएनए में कोई गड़बड़ी आ जाए या उसके निचले स्तर जीन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो इसका हल मनुष्य के पास तब तक नहीं था जब तक हमने जैव प्रौद्योगिकी नहीं जाना था। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी जीन के स्तर तक उतर कर चिकित्सा प्रदान करता है। तो ये जो थेरेपी है, अगर आप जीन के स्तर तक, आप समझिए आप कहां जा रहे हैं, आप केंद्रक में घुसे, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम में घुसे, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए में घुसे और डीएनए के अंदर का वो हिस्सा जिसे आप जीन कहते हैं वहां तक पहुंचे, उसे ठीक किया, उसमें सुधार किया, उसमें बदलाव किया, उसमें एडिटिंग की और उस रोग से उस व्यक्ति को निजात दिलवाया जो उस जीन की वजह से हो रहा। तो इस 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 माइक्रो लेवल पर उतरकर, इस छोटे सूक्ष्म स्तर पर उतरकर हम अब चिकित्सा करने की शक्ति पा चुके हैं। इसके कुछ दोष भी होंगे, वो भी चर्चा का विषय है, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारी चर्चा हम जिस पर कर रहे हैं तो अभी तक हम अपने आप को पहुंचा पाए कहां तक? डीएनए की संरचना तक। अब डीएनए को और बृहद और अच्छे से थोड़ा और देखें। देखिए ये जो आपको ये पट्टी दिखी, कौन सी पट्टी? ये पट्टी जो मैं ऐसे दिखा देता हूँ थोड़ी चौड़ी करके, सर्पीली पट्टी है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे बैकबोन कहते हैं, डीएनए का बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो पूरी संरचना इसी पर टिकी हुई है, इसीलिए इसे बैकबोन कहते हैं। अब डीएनए कैसे बना होता है? तो डीएनए की संरचना की बात होगी, लेकिन इसको करने से पहले जरा जीन के बारे में समझा दो, क्योंकि मैंने ये शब्द इस्तेमाल कर लिया। जीन क्या है? जीन डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन निर्माण संबंधी जानकारी रखता है,
संचयित किए हुए है वही जीन है, बाकी सब जीन नहीं है। तो डीएनए की वो संरचना जिनमें या जिस हिस्से में, जिन हिस्सों में ये वाली जानकारी प्रोटीन निर्माण की संरक्षित कर रखी है वो आपका जीन हो गया, बाकी सब जीन नहीं है। इन्हें नॉन कोडिंग कहते हैं, कोडिंग डीएनए कहते हैं, और इन्हें कोडिंग डीएनए कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोड लिखी हुई है, एक सूचना लिखी हुई है, कूट लिखा हुआ है, कोड मतलब कूट। तो कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है, जीन होता है, बाकी सारा हिस्सा जीन नहीं होता, उसे हम सामान्य शब्दों में डीएनए कहते हैं या नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। ये दो बातें यहाँ हमें स्पष्ट होनी चाहिए। अब डीएनए को तोड़ के देखें कि क्या डीएनए की भी कोई संरचना है, क्या इससे निचले स्तर पर भी जाया जा सकता है। हमने देखा हाँ, डीएनए के नीचे भी हम उतर सकते हैं। हमने देखा कि डीएनए का ये जो बैकबोन है ये शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेट का बना, यहाँ पे फॉस्फोरिक अम्ल होता है, और ये जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो ये दो बातें और समझ में आई कि इसकी संरचना क्या है। तो डीएनए नाम से ही बताया गया था, डीऑक्सी था, राइबोज था, तो ये शुगर का नाम था जिसकी संरचना पर ये पूरी संरचना टिकी हुई। तो सबसे अब थोड़ा इसको देखें और कि डीएनए क्या है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं डीएनए एक बहुलक है, डीएनए भी एक बहुलक है, एक पॉलीमर है, पॉलीमर है किन चीजों का, तो इसका मोनोमर होना चाहिए किन चीजों का। तो इसका जो मोनोमर है बड़ा क्लिष्ट है, जटिल है। कहता है क्या क्या है भाई इसके अंदर, तो कहता है देखिए आपके इसके मोनोमर में एक शुगर है, आपके इसके मोनोमर में एक फॉस्फेट है, आपके इसके मोनोमर में इतनी चीजें हैं, और एक है नाइट्रोजन का क्षार। ये तीन चीजों से मिलकर बनी हुई संरचना है, नाइट्रोजन क्षार, शुगर और फॉस्फेट। अब ये यहीं पर कहानी खत्म होती। अब ये जो नाइट्रोजन क्षार है ये फर्दर और 3 टुकड़ों में, इनफैक्ट 4 टुकड़ों में, कौन कौन से, तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहला चारों के नाम लिख लेते, ए टी जी और सी, पहले मैंने कूट लिख दिया इसको, एडेनिन, एडिनिन, थाइमिन, गुवानिन और साइटोसिन। तो ये जो ए टी जी सी लिखा है ये सबका पहला अक्षर है, एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये नाइट्रोजन के रिंग होते हैं। तो एक डीएनए एक जटिल पॉलीमर है, जटिल संरचना है, और ये जटिल संरचना मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। एक नाइट्रोजन क्षार का हिस्सा होता है, एक शुगर और फॉस्फेट का, इन दोनों से मिलकर के बैकबोन बनी होती है, और ये बीच में सीढ़ियों का काम करते हैं, जैसे देखते हैं जब। तो ये जो नाइट्रोजन क्षार है ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। अब देखें जरा संरचना फिर से दोबारा एक बार मैं फिर ड्रॉ कर दूं। ये हमारी संरचना थी डीएनए की। अब इसमें देखें क्या क्या बातें, संरचना में ऐसे 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 ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन क्षार है, नाइट्रोजन क्षार है ये। और इनका नियम क्या है, ये पूरक पेयर बनाते, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते, पूरक जोड़ियां बनाते हैं। मतलब ए और टी और जी और सी की ही जोड़ी बनेगी। कहने का ये अर्थ कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी, यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ सी है तो यहाँ जी, यहाँ टी है तो यहाँ ए, ऐसे ही जुड़ेंगे और कोई तरीका इनका नहीं होता। अच्छा, जुड़ेंगे तो किस तरह के बंधन से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ 2 और यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये संरचना आपको समझ आ गई। इस संरचना के आधार पर ही हम अब आगे की बात करेंगे।
तो हमने सीखा कि हमारे पास हमारे केंद्रक में, जरा मैं एक बार इसको पूरी चर्चा को एक बार थोड़ा सा संक्षेप में फिर से बता दूं। हमारे पास कोशिका, कोशिका का केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र, गुणसूत्र में डीएनए, डीएनए का एक हिस्सा जिसे जीन कहेंगे। हिस्सा कौन सा हिस्सा? जो कोड रखता है। क्या कोड रखता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कब बनेगी, कौन से हिस्से में बनेगी, कौन सी कोशिका में बनेगी, ये सारी सूचनाओं का नियंत्रक जीन है। तो अब जिज्ञासा बढ़ी वैज्ञानिकों की कि जीन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की जाए, और ये होता कैसे है कि कोई प्रोटीन कैसे बनता है। तो प्रोटीन बनने की पूरी प्रक्रिया भी हम जरा समझ लें, ठीक है। तो इसलिए अब थोड़ा सा अपना जो जीन के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो हमें होनी चाहिए, तो उसको हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो जीन के बारे में थोड़ी सी सूचना यहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जरा, इससे हमें इंसान के जीनोम के बारे में जानकारी हासिल होती है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।